सो देखिए, आई थिंक 3 or 4 of you have those who have recently joined the group, they have asked कि how to approach the paper. Obviously there are different ways to approach the paper, but जैसे मैं करता था या जो मैंने अभी लोगों से पूछा कि how one should approach the paper, तो उसके बेसिस पे आई हैव ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे क्या करना चाहिए. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि देयर आर 2 कंपल्सरी क्वेश्चंस इन पेपर ऑफ सोशियोलॉजी, बोथ पेपर 1 and 2. ठीक है. So paper question number 1 and question number 5 both are compulsory and both are of 10 marks. So these 10 marker are very crucial. Let me tell you why. These 10 markers set the tempo of the examiner. क्योंकि ये सबसे पहले यही क्वेश्चन होते हैं जब भी कोई भी सेट स्टार्ट होता है. तो ये एग्जामिनर का टेम्पो सेट करते हैं कि हाउ मच क्वालिटेटिवली यू नो द सब्जेक्ट. सो दैट्स वाई इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा तमीज से अटेम्प्ट करना है. सो व्हेन आई एम सेइंग कि 10 मार्कर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो माय अप्रोच विल बी टू कंप्लीट ऑल 10 मार्कर इन वन गो. क्वेश्चन नंबर 1 and question number 5 both should be, both can be actually, not should be, या both may be completed in one go. इसके पीछे रीजनिंग क्या है? When you are writing a 10 marker question, you have to answer in 2 pages, and these 2 pages have, उसमें दोनों साइड, both of these have margins above and below, and you have to have only 100 to 120. Yeah, usually people write 80 to 100 in one page. So you have to write only 200 words. और जब आपका एक टेम्पो सेट हो चुका है कि यू कैन राइट 200 वर्ड्स इन 6 minutes, तो देर इज नो नीड टू ब्रेक दिस टेम्पो टू आंसर ए 20 मार्कर क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10 मार्कर में 2 पेज आप अगर आप टेम्पो से लिख रहे हैं तो यू विल इजीली फिल दोज 2 पेजेस 6 to 7 minutes में. और अगर आप उस टेम्पो को ब्रेक करके फिर एक बार 20 मार्कर लिखते हैं, फिर 10 मार्कर पे आते हैं, तो वो एक टीडीएस प्रोसेस है. एंड सेकेंडली, यार प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो आई वाज सेइंग कि 10 मार्कर को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है. 10 मार्क का जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको 7 minutes ईच, दैट इज ऑलमोस्ट 70 minutes में. दूसरा रीजन क्या है इनको अटेम्प्ट करने का? सबसे पहले यू हैव ए स्पेसिफिक टाइम फिगर 7 minutes, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है. जब आप उसको कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि उसको मेजर करना भी इजी होगा कि यार 1 hour and 10 minutes में मेरे सारे 10 मार्कर कंप्लीट हो जाने चाहिए. और अगर आप इसको टू एंड फ्रो करते रहेंगे, पहले 10 मार्कर करेंगे, फिर 20 मार्कर, देन अगेन 10 मार्कर, तो जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ाती है. तो सबसे पहला लॉजिक है 10 मार्कर को अटेम्प्ट करने का ये कि यू विल बी ऑन शेड्यूल. दूसरा लॉजिक है 10 मार्कर को सबसे पहले अटेम्प्ट करने का कि आपके पास फिर करने को 2 चीजें बचती हैं. फर्स्ट थिंग इज जो आपका 20 मार्कर क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं वो, एंड सेकेंडली जो उन 3 क्वेश्चंस में 10 मार्कर हैं वो. तो यू विल हैव टू आंसर 9 more क्वेश्चंस. मेरा मानना ये है कि इन 9 में से आप इन 6 को प्रायोरिटी दीजिए. क्यों? क्योंकि ये 6 जो 20 मार्कर हैं, दे आर मार्क फेचर, दे विल प्रोवाइड यू एम्पल अमाउंट ऑफ मार्क्स. और उसके लिए एक बार आप दोबारा से टेम्पो सेट कीजिए कि ये वाले 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं और उनको ही अटेम्प्ट करना है. इन एग्जाम क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी क्रूशियल. वो बहुत ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है पेपर में. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने ये 10 मार्कर कर लिए तो आपके पास एक ही काम करने को बचता है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. अगर वो सिलेक्शन आपने अच्छे से किया तो नेक्स्ट 90 मिनट्स आपके बहुत फ्रूटफुल जाने वाले हैं. लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो देन थिंग्स विल बी डिफरेंट. एंड में यूजुअली 1 to 2 मिनट्स का ऊपर नीचे होता है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन कि जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास 5 मिनट्स के आसपास बचेगा. तो राइट ईच
10 मार्कर ऑफ दो 20 के बाद जो थर्ड बचता है वो उसको 5 से 6 मिनट में। और उसके लिए भी कि यूजुअली क्या होता है कि वो 80 पेज की शीट है, तो आई विल सजेस्ट कि जो आपका 10 मार्कर है उसमें जो उसका पेज है उसको आप फोल्ड करके रख लीजिए। जो 10 मार्कर का जो पेज होगा, जो तीन आप क्वेश्चन पिक करेंगे उस पेज को कॉर्नर से फोल्ड कर लीजिए। देयर इज नो इश्यू इन डूइंग दैट। फर्स्ट थिंग आई थिंक ये अगर आप करेंगे तो आपका भी टेम्परामेंट सेट रहेगा और आप अच्छे क्वेश्चन लिख पाएंगे। एक इसका जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज आई मस्ट से कि क्या है इस प्रोसेस का, मैं बताता हूं आपको। आप 10 मार्कर हैं उससे गो थ्रू कर चुके होंगे। यूजुअली क्या होता है कि इनिशियली हिकअप रहता है 1 to 2 क्वेश्चन में, वो आपका 10 मार्कर में खत्म हो जाएगा। अगर आप उसको 20 मार्कर में लेके जाते हैं तो 20 मार्कर में स्पिल होने का, हमेशा टाइम का स्पिल होने का 5 to 7 मिनट्स स्पिल ओवर होता है अगर आप डायरेक्टली 20 मार्कर लिखते हो तो दैट्स वाई 10 मार्कर लिखिए, मैक्सिमम 1 मिनट स्पिल होगा, 2 मिनट स्पिल होगा, लेकिन जब आप 10 कंप्लीट करेंगे तो यू कैन एवरेज इट आउट। तो ये लॉजिक है 10 मार्कर लिखने का। दूसरा, लेट मी टेल यू कि अगर आपने 10 मार्कर लिखे हैं तो आउट टोटल 10 मार्कर में आपके 10 टॉपिक्स कवर होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे पेपर में तो आपका जो दो दो तीन क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, तो जो 10 मार्कर आपने लिखे हैं उनसे अलग करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके आइडियाज रिपीट होंगे पेपर में। और अगर आप पहले 20 मार्कर लिखते हो फिर 10 मार्कर लिखते हो तो फिर आपके पास ये स्कोप नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फिर आपको दो दो बार चीजें पढ़ना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू रियलाइज कि यार ये तो सेम आइडियाज रिपीट हो रहे हैं। और अगर आपने पहले 10 मार्कर लिखे हैं तो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन सा 20 मार्कर मुझे लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। फॉर 20 मार्कर आई मस्ट सी कि जहां पे एप्लीकेशन है उसको कीजिए। जैसे यूपीएससी कई बार पूछता है कि मर्टन का आइडिया कहाँ कैसे अप्लीकेबल होगा, या पार्सन्स का जो पैटर्न वेरिएबल है वो कैसे अप्लीकेबल होगा, दोज थिंग्स उसको अटेम्प्ट कीजिए रेदर देन जो बेसिक थियोरिटिकल क्वेश्चन है उसको। क्योंकि थियरी में हमेशा से इट इज द फैक्ट कि दोज हु आर प्रोफेसर्स उन्होंने ओरिजिनल रीडिंग्स पढ़े होते हैं, और हम जो यूपीएससी वाले बंदे हैं वो क्या करते हैं, वी यूजुअली टेंड टू रिलाई ऑन नोट्स या एक दो कोई बुक पढ़ लेंगे, दैट्स इट। सो इसलिए जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है प्लीज गो फॉर देम। ये मेरा कहना है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में। इसके अलावा जो आगे की चीजें हैं उस पे विल टॉक कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। नाउ पेपर इज जस्ट 1 डे अहेड, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज स्पीक आउट। हेलो सर। यस प्लीज। सर राइट नाउ मैं सिर्फ थिंकर्स ही रिवाइज कर रहा हूँ दोनों पेपर के लिए, बिकॉज आई थिंक कंटेंट वाइज तो ठीक है, बट आई कैन पुट थिंकर्स इन एवरी क्वेश्चन, 8 to 9 थिंकर्स, सो इट कैन बी बेनिफिशियल। एम आई डूइंग द राइट थिंग और शुड आई डिविएट फ्रॉम दिस? नो नो, आई थिंक अगर आप मान लो अभी थिंकर्स, इफ यू आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंकर्स, देन यू विल bombarding the thinkers instead of answering the question. In the end of this session I'll try to make sure कि एक चीज जो मेरा आइडिया ये है कि यू नीड नॉट मेक द मोनोटनस, पेपर को मोनोटनी नहीं बना देना है कि हर हर बात पे थिंकर, हर बात पे थिंकर, हर बात पे थिंकर। सेकेंडली, ऐसा नहीं करना है कि यू विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ऐसा हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखना है। ट्राई टू राइट योर व्यू पॉइंट एंड देन थिंक कि then substantiate, yes, Parsons also have said this, yeah, in the ideas of Parsons we have the reflection of this fact. अब एक दिन आपके पास है तो आई वॉन्ट से कि वट एवर जो आप कर रहे हो वो मत कीजिए, बट आई स्टिल से कि ऐसा नहीं करना है कि आप केवल और केवल थिंकर्स को आंसर पेपर में लिख के आ रहे हैं। पेपर में हमेशा से दे यूजुअली आस्क व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स, उस आर्ग्यूमेंट्स को, इज इट सो दैट द वॉइस इज लैगिंग फॉर ईच एंड एवरीवन? इट इज ओके सर। ओके, सो ओके, थैंक यू मोहित।
सो आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं करना है कि फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल राइट अ लॉट ऑफ थिंकर्स। आर्ग्यूमेंट को समझना है कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स। मान लो कास्ट सेंसस से क्वेश्चन आता है, तो यू विल नॉट से कि कास्ट सेंसस के ये 6 थिंकर्स ने ये बातें बोली हैं। यस, यू कैन मेंशन कि कास्ट सेंसस के दीज आर द चैलेंजेस एंड दीज थिंकर्स आल्सो हैव हाइलाइटेड दीज चैलेंजेस। नोट हमेशा आपको ऐसे नहीं करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस आपको स्टार्ट करना है। In the end of the argument, in bracket, you can always write yes, this thinker had said also this. So this is my view with respect to a lot of bombarding the thinkers. Answer the specific demand of the question, then substantiate if some thinker has also said a particular view on that particular topic. Okay, sir. Anyone else with till this point? Sir, should we go with para or points format? यार वो अभी आगे आ ही जाएगा, ठीक है, वो तो ठीक है सर। बेसिक अप्रोच है। हाँ चलो पहले एक बार कंप्लीट करते हैं, देन व्हाट वी कैन डू नाउ। ठीक है, बिकॉज ओनली वन डे इज देयर। ठीक है, तो इस दिन में हम अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैंने आई हैव ट्राइड टू डिवाइड इट। कंटेंट साइड यू कैन डू राइट नाउ एज रोहिल हैड सेड कि थिंकर्स try to sandwich paper 1 thinker in paper 2 and paper 2 thinker in paper 1, but do not overdo it. Overdo नहीं करना है कहीं पे भी। 1 to 2 thinker you can always सब्सटेंशिएट कि पेपर 1 के थिंकर्स ये हैं, या पेट्रियार्की में ये लोग बोल रहे हैं, इंडिया में भी यही सीन है पेट्रियार्की का। सो वाइस वर्सा यू कैन यूज दिस थिंग। तो फर्स्ट थिंग इज इंडियन थिंकर्स इन पेपर 1 एंड एविडेंस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली। मान लो कहीं पे आप क्वेश्चन आता है मोबिलिटी का, तो डेविड एंड ग्लास की स्टडी तो सब लिख देंगे। अगर कोई IHDS की स्टडी है, अगर कोई डेटा NCEAR बता रहा है, तो ट्राई टू मेंशन दैट स्पेसिफिकली। ये है फर्स्ट पॉइंट ऑन कंटेंट साइड राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि आप अब फाइंड आउट कीजिए कि किसने इंडियन थिंकर ने क्या बोला है या क्या एग्जांपल अभी रेलिवेंट है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अभी वो टाइम नहीं है। वट एवर यू हैव, दिस इज द टाइम टू उसी को अच्छे से पका के और प्रेजेंट करना है। दैट्स इट। सेकंड एस्पेक्ट, कैन एड रिसेंट ट्रेंड एग्जांपल डेटा। अब उस डेटा में, उस रिसेंट ट्रेंड में ये क्यों है? क्योंकि यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर व्यू पॉइंट। मान लो कोई वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पे क्वेश्चन आता है, चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे, फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्क, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव टू मेंशन एग्जांपल्स, यू हैव टू मेंशन डेटा टू सब्सटेंशिएट योर व्यू पॉइंट। अब जब आप वो सब्सटेंशिएशन कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन द एजेंसी दैट हैज कंडक्टेड द डेटा और द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और एनी पर्टिकुलर रिसर्चर। जब हम हिंदू पढ़ते हैं तो हिंदू में लॉट ऑफ आर्टिकल्स हैव बीन देयर दैट आर ऑफ सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। तो उसमें अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट ने लिखा है तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट नेम ऑफ डेटा और स्टडी। अब ये नीचे एग्जांपल है और ये एक टॉपर की कॉपी का सैंपल है। लाइक PEW का डेटा ऑन रिलीजन, PEW का डेटा ऑन कास्ट। लुक एट हियर, PEW research highlighted 90% of the respondents rejected intercaste marriages। तो ये क्या हुआ? PEW एंड सब्सटेंशिएशन विद डेटा। ये बात मैं बोल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का एंड डेटा का मिक्स करके यू हैव टू आंसर। इफ यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिसर्च ऑन एनी टॉपिक, यू कैन ऑलवेज मेंशन EPW had suggested this, or for violence and etc. you can mention NCRB data, or any other particular human development aspect you can mention IHDS study or something. This is just for the sake of balancing right now. If you have a particular data, तो I'll suggest कि उसी को quote करना है rather than bluffing ही इधर उधर कुछ भी। अभी ज्यादा ब्लफ नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप कुछ भी उसको सब्सटेंशिएट ही ना करके आए। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द एग्जामिनर। हर क्वेश्चन में, हर
वन से लेके और जो आपके 9th क्वेश्चन या 8th क्वेश्चन तक, हर क्वेश्चन में यू नीड नॉट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ओनली। उस चीज को जरूर अवॉइड करना है। ऑल्टरनेटिवली आप डेटा यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप कोई स्पेसिफिक करंट का एग्जांपल दे सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप कुछ ऐसी चीज बता सकते हो जो उससे इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। तो हमेशा से डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक द मोनोटनी। अब इसको कैसे कर सकते हैं? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि अगर आपको मोनोटनी ब्रेक करनी है तो एक उसमें होता है, एक आप जेनरिक डेफिनेशन देते हो किसी भी आइडिया की, एक आप थिंकर स्पेसिफिक डेफिनेशन देते हो, अगेन फ्रॉम द टॉपर कॉपी ओनली, कि हाउ सिल्विया वेल्बी हैज डिफाइंड द पेट्रियार्की। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने आज तक नहीं किया है तो आई एम नॉट सेइंग कि इन 2 दिन में हो जाएगा, तो डोंट ट्राई टू ओवरडू। लेकिन इफ यू कैन रिमेंबर कि सोशियोलॉजी की 1 to 2 डेफिनेशन फॉर ए पर्टिकुलर थिंकर, दैट विल बी वेरी हैंडी एंड हेल्पफुल। तो दिस एस्पेक्ट यू हैव टू डू इफ पॉसिबल। अगर नहीं किया है तो प्लीज अवॉइड इट राइट नाउ। जो जो आपका अप्रोच चल रहा है, प्लीज फॉलो दैट ओनली। इसमें लास्ट पार्ट क्या है? हाउ टू मैनेज 10 मार्कर दैट सीम्स बाउंसर टू यू। यूजुअली क्या होगा, आउट ऑफ जो हम 10 मार्कर लिखने वाले हैं उसमें से 1 to 2 बाउंसर टाइप होगा, जिसको अब हमें नहीं पता हाउ टू मैनेज इट, हमने उसको नहीं पढ़ा है। देन इन दैट सर्कमस्टांसेज व्हाट वी हैव टू डू, उसमें क्या करना है? ये जेनरिक चीजें आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो कि हाउ टू अप्रोच दिस थिंग, लेकिन स्टिल फॉर द रिटरेशन आई टेल यू कि जो आपके पर्सपेक्टिव में, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है उस टॉपिक के बारे में, कंफ्लिक्ट क्या बोल सकता है, फेमिनिस्ट क्या बोल सकता है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलता है। आपको पता है कि इन चीजों का क्या क्या है। यहाँ पे कुछ कंफ्लिक्ट होगा कि नहीं दो के बीच में, ये इसका पॉजिटिव ओवरडोज कर देगा। फेमिनिज्म हमेशा वीमेन की बात करें कि दीज आर लैगिंग, पोस्ट मॉडर्निस्ट हमेशा इंडिविजुअल की और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करेंगे। तो ये 4 एस्पेक्ट यू कैन मेंशन एनी डे इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइडिया ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट हमेशा से आप हमेशा उस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। फंक्शन, डिसफंक्शन एटसेट्रा, ये एस्पेक्ट यू कैन ऑलवेज मेंशन। लास्ट पार्ट इज पिक रिलेटेड यूनिट। अब क्या कर सकते हो कि आपको आइडिया ही नहीं पता है कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि जो रिलेटेड यूनिट्स हैं टॉपिक की, पेपर 1 में जो टॉपिक हैं, पेपर 2 में जो टॉपिक्स हैं, उन यूनिट को देखो कि उसमें से आपकी जो करंट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है, उसमें से क्या क्या आइडियाज यू कैन इनकॉर्पोरेट हियर। बट ऑल दीज थिंग्स, दिस लास्ट पार्ट हैज टू बी डन ओनली व्हेन कुछ भी ना आए तब, हेलो हेलो and that is हेलो। and that is very very rare. So I think I am very much clear till here what to do right now. इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो? If not, then I think we should move further. Yes, sir. Okay. Second aspect. अब I won't say कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन this is the idea of the presentation that you can very much अभी उसको कैसे अडेप्ट करना है, आप उस स्टेज में हो गए, ठीक है। इफ यू हैव रिटन द आंसर्स, अब आप समझ जाओगे कि क्या करना है। सेकेंड एस्पेक्ट इज प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव, मान लो कि आपके पास वेरी वेरी बेसिक नॉलेज है, लेकिन आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो, तो वो बेसिक नॉलेज अबव एवरेज का काम करती है। तो इन दैट circumstances you have to sell your ideas. First thing is highlight thinkers. If you are writing it, if you are incorporating it. अरे कौन है? If you are writing the thinkers again from the toppers copy only, ऑस्कर लेविस ये बोल रहा है, हेलन लेविस ये है, गिडन्स ये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी राइटिंग खराब है somehow, तो you have to highlight, you have to differentiate the name of the thinker somehow. This is very important अगर आपकी राइटिंग का इश्यू है तो।
और सेकेंडली यू हैव टू सेल वट एवर नॉलेज यू हैव, तो उसके लिए। थर्ड थिंग इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। जो ये आपके जो क्यूसीए भी मिलेगी क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, उसमें ही जो क्वेश्चन की हेड, वो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, आई मस्ट से कि उसमें जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, एंड उन कीवर्ड्स को एज ए सब हेडिंग यू हैव टू यूज, ताकि जो एग्जामिनर है उसे जब आपने अंडरलाइन किया होगा तो ही और सी विल ऑब्जर्व कि यस द स्टूडेंट हैज अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, द सेम डिमांड इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द सब हेडिंग, देयरफॉर देयर इज अ कंटिन्यूटी। इस चीज पे भी स्पेशल एम्फेसिस करना है आपको। नेक्स्ट पार्ट इज प्रेजेंटेशन का ए है हाईलाइट थिंकर्स एंड इसका बी है अंडरलाइन द कीवर्ड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपरली प्रेजेंट द एग्जांपल्स। ये एक चीज का ध्यान रखना है कि पेपर में वट एवर यू आर नोइंग उसको सेल करके आना है। ऐसा नहीं करना है कि आपका कोई आइडिया हिट जाए। जैसे ये जो आइडिया है, ये एग्जांपल्स आपको पता है कि ये शायद साइंस एंड रिलीजन का एक कोई क्वेश्चन होगा, उसमें कैसे अलग से एग्जांपल लिखा है, ये अलग से आपको दिखना चाहिए। यस, अलग से कोई थीम चल रही है, उसके एंड में कोई एग्जांपल आ रहा है, तो यू हैव टू मेंशन इस डिफरेंट सिंबल और समथिंग कि आप उस चीज को हाईलाइट कर सकें। सेकंड एस्पेक्ट इज दिस हाईलाइटिंग। A very very crucial aspect in sociology paper is no innovation in paper will go in vain. आपको लग रहा होगा ये कितना जेनरिक लिखा है, साइंस है, रिलीजन है, बीच में कुछ कुछ ओवरलैपिंग एस्पेक्ट है, लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर को बोरिंग लगेगा, मोनोटनस लगेगा, तो ही और शी विल अवार्ड यू ओनली एवरेज। अबोव एवरेज के लिए यू हैव टू मेंशन व्हाटएवर लिमिटेड इनोवेशन यू कैन डू, और उसमें से एक एस्पेक्ट ये है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोशल साइंस के पेपर के लिए प्रोसेस डायग्राम बनाना। प्रोसेस डायग्राम क्या होता है? कोई एक प्रोसेस है, उसमें कुछ इनपुट होगा, बीच में उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी, देन देयर विल बी सर्टेन आउटपुट। तो एक एग्जांपल है एनिमिज्म का, कि एनिमिज्म की यूजुअली विल व्हाट विल डू, ट्राई टू राइट ए डेफिनेशन apart, instead of that definition what you can do this: yes, there was a primitive man, he or she encounters other in dream or dead people, they view them as superior and therefore they worship them. This is the aspect of process diagram. आपको मान लो कोई सेक्युलराइजेशन कहा जाता है, तो उसमें आप बता दोगे there is difference in, there is state, there is society, there is religion, ये अलग चलता है, ये अलग चलता है, they won't converge, they are only parallel, here state, here religion, there is a differentiating line between these. This is for 20 markers के लिए, because you have to fill 4 to 5 pages within the time frame, तो ये चीज वेरी हैंडी, ये बहुत हैंडी हो जाती है उस टाइम पे। अगर 20 मार्कर में आपने कोई डायग्राम कुछ भी नहीं बनाया, तो देन और ऑल 4 to 5 पेजेस भरना इज वेरी डिफिकल्ट। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये टॉपर्स नहीं किया है, आई एम जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको बस एक दोबारा से रीएम्फेसाइज कर दूं कि दीज थिंग्स यू कैन डू राइट नाउ। अगेन वन मोर एग्जांपल कि हाउ रिलीजन परपेचुएट्स इनइक्वालिटी। इन्होंने कितना सिंपल बनाया है, रिलीजन परपेचुएट्स इनइक्वालिटी। ऐसे का ऐसा जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन आंसर हियर ओनली कि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी करता है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी करता है, और इकोनॉमिक बेस या पॉलिटिकल इनइक्वालिटी करता है, जैसे वीआईपी लाइंस है एक्सेट्रा। ये चीज भी आप कर सकते हो पेपर में, स्पेसिफिकली इन 20 मार्कर। और अगर नहीं आएगा तो 10 मार्कर में भी एटलीस्ट वन डायग्राम यू कैन pour in any time. You people are with me till here? Yes, sir. Okay. Next aspect, try to differentiate the case study from examples. यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने भी किया है, जैसे हमने एक पीडब्ल्यू की केस स्टडी देखा, पीडब्ल्यू का एक एग्जांपल देखा था, ये वाला, कि ये क्या था, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू रिसर्च हाईलाइटेड 90% ऑफ द रेस्पोंडेंट रिजेक्टेड द इंटरकास्ट मैरिजेज। तो ये क्या हुआ, एग्जांपल है, ठीक है।
जब इसी चीज को यू विल ट्राई टू आंसर इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी, तो एग्जांपल्स क्या होते हैं, इधर 1 to 2 लाइनर, दैट्स इट। जब केस स्टडीज होती हैं, केस स्टडीज आर 3 to 4 लाइन बेस्ड, उसमें आप इम्पैक्ट या आउटकम बताएंगे कि ऐसा ऐसा इम्पैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मनरेगा, मान लो कि आपको एक सक्सेसफुल केस स्टडी बतानी है डिसेंट्रलाइजेशन की या फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की, या कुछ भी ऐसा गवर्नमेंटल इंटरवेंशन है किसी भी रूरल एरिया के लिए, तो आप एमजी नरेगा इन एनी पर्टिकुलर एबीसी विलेजेस, तो वहां पे ये बता सकते हो कि हाउ मेनी वीमेन गेट बेनिफिट, हाउ मेनी, देन हाउ इट हैज डिक्रीज द ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, then how it has increased the access to finance etc. तो what I'm saying is कि ये जो एस्पेक्ट होगा इसको आप स्पेसिफिकली लिखेंगे केस स्टडी rather than just writing example. This will be a different thing from one liner example. ये आपके आइडिया को सब्सटेंशिएट करेगा सफिशिएंटली, ये करता है पार्शियली। 20 मार्कर के लिए यू कैन गो फॉर दिस अप्रोच। थर्ड एस्पेक्ट इज इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन। यूजुअली हम क्या लिखते हैं कि कंक्लूड कर देते हैं कि ओके वेबर हैज डन दिस, ओके खत्म। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म हैज, जो भी उसका क्रिटिक्स ने ये बोला है, लेकिन उसमें काफी अच्छी अच्छी बातें थी। ट्राई टू मेंशन द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, कि उस स्टडी का कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ये है, आज भी हम इन इंडियन सोसाइटीज में देख पा रहे हैं। कोई भी आइडिया व्हाटएवर, कोई किसी भी थिंकर से रिलेटेड हो या कुछ भी ऐसा आइडिया। एक आज ही मैंने एक एग्जांपल देखा था, आई विल पोस्ट दिस एग्जांपल इन ग्रुप आल्सो, कि उसमें जो टोटम वर्शिप का आइडिया है उसके लिए एग्जांपल है वो। जो हम रेन डांस की सेरेमनी की बात करते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे तमिलनाडु में भी किया जा रहा है। तो वो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है, कि ऐसा नहीं है कि वो स्टडी उस टाइम पे ही रेलिवेंट थी। नो, दीज स्टडीज आर रेलिवेंट इवन नाउ। तो वो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस यू कैन मेंशन। Second thing is how that particular study or how that particular thinker has enriched the sociological knowledge, या the domain of the realm of the sociology, या subject matter of sociology को उसने कैसे expand किया है, वो चीज आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई केस स्टडी मेथड था, उसने क्या किया, एक न्यू डायमेंशन ऐड की सोशियोलॉजी में, इन डेप्थ एनालिसिस की जो अप्रोच थी उसमें उसने किया। जो हम सिंगल वेरिएबल की बात करते थे उसकी बजाय यहाँ पे हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर पाते हैं जब हम केस स्टडी की बात करते हैं। तो दीज थिंग्स यू कैन मेंशन इन कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड एस्पेक्ट में। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? फिर हम लास्ट एस्पेक्ट करेंगे कि एग्जाम में क्या नहीं करना है। तो चलें फिर। Anyone please respond? Yeah, Yes, sir. shall we Yes. proceed? Okay, thank you. Sure, please record. Connecting. Okay, यार, it is getting recorded, no issue. हाँ, एक्चुअल एग्जाम में क्या नहीं करना है? फर्स्ट थिंग, लीविंग एनी क्वेश्चन ए बिग नो, चाहे आपको कितना ही सुपरफिशियल आ रहा हो, ट्राई टू आंसर इन लेमन टर्म्स। You can fetch half mark, you can fetch 1 mark, every half or 1 mark counts. So you have never ever leave any question in paper. ऐसा नहीं करना है कि ओके मुझे 10 मार्कर कम आ रहा है तो इसलिए मैं 20 मार्कर पे ज्यादा टाइम लगा देता हूँ। प्लीज अवॉइड दिस सिंड्रोम। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, सोवरन, कि एवरी 10 मार्कर और एवरी 20 मार्कर आर सोवरन इन इटसेल्फ। अगर आप एक का टाइम, एक की एनर्जी दूसरों को दोगे तो सेकंड क्वेश्चन विल पनिश यू इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज मार्क्स। सो देयरफॉर आई एम सेइंग कि किसी भी क्वेश्चन को नहीं लीव करना है पेपर में। हो सकता है आप 2 सेंटेंस कम लिख दो, लेकिन विद इन टाइम फ्रेम पेपर पूरा करना है ताकि आप हर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। सेकंड एस्पेक्ट, लीविंग पेजेज स्पेशली इन 10 मार्कर। 10 मार्कर में आई मस्ट से कि यहां तक पेज आपका भरा होना चाहिए। अगर आपने यहां तक नहीं भर पा रहे हो, और आपकी राइटिंग स्पीड कम है, आपके पास कंटेंट कम है, तो ड्रा प्रोसेस डायग्राम, ड्रा इनपुट आउटपुट डायग्राम, लेकिन कभी भी उस पेज को एम्प्टी नहीं छोड़ना है। स्पेसिफिकली 10 मार्कर में, 20 मार्कर में आप 4.5 भर रहे हो, 3.5 भर रहे हो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। 4.5 आउट ऑफ 5 बोल रहा हूँ पेजेज, एंड 3.5 आउट ऑफ 4।
वो एक अलग चीज है। लेकिन 10 मार्कर में फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट होने चाहिए, उसमें आपको एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर में। मान लो आपके पास ऊपर एक क्वेश्चन है कंफ्लिक्ट, बट कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के शॉर्ट कमिंग्स, और नीचे आपसे पूछ लेता है कंफ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, अवॉइड दिस थिंग, क्योंकि आपके आइडियाज रिपीट होंगे। ओनली इफ यू आर श्योर कि आइडियाज रिपीट नहीं होंगे, देन आई विल से कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप रिपीट कर यू कैन आंसर इट। राइटिंग इन वेरी बिग पैराग्राफ, समवन हैज आस्क्ड, आई मस्ट से कि ये नहीं करना है पेपर में यार। द मोमेंट यू ट्राई टू आंसर इन वेरी बिग पैराग्राफ, देन क्या होता है कि यू विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग सिंगल आइडिया। तो 10 मार्कर क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं यार। एक होता है आपका, हर 10 मार्कर में एक तो होता है आपका आर्ग्यूमेंट और एक होता है एग्जाम्पल। अगर आप एक आर्ग्यूमेंट को पकड़ के उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पैरा लिखोगे और उसमें एक एग्जाम्पल लिखोगे, तो हार्डली यू कैन मेंशन 3 to 4 आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन अगर आप 10 मार्कर में 5 to 6 स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो, दैट इज मच फ्रूटफुल देन ओनली राइटिंग 4 to 5 3 to 4 आर्ग्यूमेंट्स। तो कोशिश ये करनी कि बड़े पैराग्राफ में ना लिखें, स्मॉल पैराग्राफ्स एंड ससिंक्ट एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल, until unless you are mentioning case study, then you can have 2 to 3 line aspect। एक और काम नहीं करना पेपर में, डूइंग एनालिसिस, कि पेपर 1 आप लिख रहे हो, अरे यार ये मेरे 3 क्वेश्चन खराब हो गए हैं, अब तो क्या ही होगा। ये नहीं करना पेपर में, ड्यूरिंग एग्जाम हो तो कतई नहीं करना है, एंड इन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 भी नहीं करना है। पेपर 1 लिख के आइए, आराम से खाना खाइए और पेपर 2 को स्टार्ट कीजिए। थिंकर्स को रिवाइज करना है, एग्जाम्पल्स को रिवाइज करना है, कोई केस स्टडी आपके पास उसे रिवाइज करना है, डू दैट। ये सोच लीजिए एटलीस्ट कि पेपर 1 के कौन कौन से थिंकर्स पेपर 2 में आई कैन यूज। बस उसको एनालिसिस नहीं करना है इन बिटवीन। सो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। How the sequence should be attempted the question. I've told this Niket that according to me कि सबसे पहले क्या करना है, 10 मार्कर्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है यार। जब मैं बोल रहा हूँ कि 10 ओके ठीक है, 10 मार्कर को अटेम्प्ट करने का, व्हेन आई एम सेइंग दिस कि 10 मार्कर को अटेम्प्ट करना है, उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक ये है कि जब आप एक 10 मार्कर लिख रहे हो तो यू विल बी इन द सेम स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग। यू आपका हाथ और माइंड दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है टू राइट इन 7 मिनट्स। तो वो जो कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट आपका जो, क्योंकि उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है सोचने की ये मुझे करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आपको चॉइस एक्सरसाइज करना है। तो जो जहां पे आपको सोचना ही नहीं है, तो सबसे पहले उसे अटेम्प्ट कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी का टेम्पो सेट करते हैं एग्जामिनर के लिए। उन्हें दिखता है क्योंकि यूजली जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं वो यूजली ट्रिकी होते हैं। अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल किया तो आपको हमेशा एक एडेड एडवांटेज रहेगा उन लोगों से जो उसको बहुत इजीली वो करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्वेश्चंस को। Question is, if we don't have anything to substantiate the argument, the question should be. No, स्पेसिफिकली इन 10 मार्कर क्वेश्चन आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि करना है कि नहीं करना है। लेकिन 20 मार्कर में आई विल से कि अगर आपके पास कोई थिंकर्स वगैरह नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आपको सब्सटेंशिएशन जरूरी होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट के लिए। कोई भी सोशियोलॉजिकल स्टडी तभी वो लिखते हैं कि ट्राई टू आंसर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पॉवर्टी ऐसे तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन सोशियोलॉजिकल कब बनता है? जब आप उसमें जीन ट्रेड्स की या किसी का आइडिया डालेंगे, ओनली देन इट विल बी सोशियोलॉजिकल। 20 मार्कर में आई मस्ट से कि आपके पास एक दो थिंकर जरूर होने चाहिए आपके आइडियाज को सब्सटेंशिएट करने के लिए। अगर नहीं है तो जैसा मैंने बोला, आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोलिए या फंक्शनिस्ट बोलिए,
वैसे वैसे करके भी यू कैन मेंशन. Yes, anyone else? So I think we should end the session instead of wasting your more time. So अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो all the very best to you, and you spare those precious 40 minutes. So I think अगर एक मार्क भी आपका मैं बढ़ा पाए in 40 minutes में तो that is my success. So all the very best.